तो चलिए अब आज की कवर स्टोरीज की बात कर लेते हैं। आज की कवर स्टोरीज में हम करेंगे ममता बनर्जी के विपक्ष को लिखी चिट्ठी का 360 डिग्री एनालिसिस। जी हां, इसके साथ ही हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की और किस उम्र पर कहर है। साथ ही देखेंगे कोरोना से कितने बुरे हो चुके हैं देश में हालात और कल से यानी 1 अप्रैल से आपके लिए क्या बदल रहा है उसकी पूरी जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे और सबसे पहले बात हमारी पहली कवर स्टोरी की यानी कि ममता बनर्जी की गोत्र पॉलिटिक्स की। तो पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आज ममता और उनके बयान हर तरफ छाए रहे। एक तरफ उनके गोत्र वाले बयान पर बीजेपी ने ममता को घेरा, वहीं ममता ने विपक्ष को चिट्ठी लिखकर साथ आने की अपील की है। ममता ने विपक्षी पार्टियों को एक चिट्ठी, एक पत्र लिखा है और इस चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से साथ आने की, एकजुट होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि बंगाल के राज्यपाल बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, जो पहले भी वो आरोप लगाती रही हैं, और ईडी, सीबीआई गैर बीजेपी नेताओं को निशाना बना रही हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के अपने गोत्र का खुलासा करने पर भी आज सियासी बयानबाजी चलती रही। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि ममता डर गई हैं और इन सब के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को अपने निशाने पर ले लिया। ओवैसी ने कहा कि जो जनेऊधारी नहीं है आखिर उनका क्या। ठाकुर मशाई ठाकुर मंदिर छवि নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। तो जी हां, गोत्र की पॉलिटिक्स पर अब बंगाल की सियासी अफरा तफरी नजर आ रही है और इस सियासी अफरा तफरी में आइए आपको समझाते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या और किस तरह से ये पॉलिटिक्स बढ़ी है। तो ममता की गोत्र पॉलिटिक्स को देखें तो गोत्र बताकर हिंदू वोट साधने की कोशिश है और ममता बनर्जी इन चुनाव में शुरू में श्री राम के नारे से नाराज होती रही, लेकिन बाद में वो इस पर आए। हिंदू विरोधी होने के आरोपों को नकारने का ये एक तरह का दाम है जो वक्त वक्त पर ममता बनर्जी इसको अपना रही हैं और बीजेपी के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, बीजेपी के खाते में ये वोट पूरे ना जाए। और जैसा हमने आपको बताया कि जय श्री राम के विरोध से जो छवि बनी थी उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, मंदिर भी वो गई थी। और नंदीग्राम में चूंकि 70% हिंदू और 30% मुसलमान वोटर्स हैं, तो ममता बनर्जी और चूंकि नई जमीन है उनके लिए, तो यहां पर भी एक बड़े खतरे के तौर पर देख रही हैं। हिंदू वोटर 1,51,000 हैं तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या 65,000 है, यानी कि हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश इसके जरिए। और ममता की कोशिश है कि हिंदू वोट एक तरफ ना पड़े, जैसा हमने आपको बताया कि एक ध्रुवीकरण ना हो बीजेपी के हक में। 30% मुस्लिम वोटों पर भी ममता का एक तरह से कच्चा दांव है और एक तरह से वो मान के चलती हैं कि ये वोट उनके हक में जाएंगे। मुस्लिम वोट काटने की तैयारी में एआईएमआईएम, जी हां, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने आज बयान दिया है, वो अब इस राजनीति को और अलग स्तर पे, अलग कोड पे लेके जा रहा है और लेफ्ट के साथ उनकी जो तनातनी है वो जग जाहिर है। तो ये पूरी गोत्र पॉलिटिक्स साफ तौर पर नजर आ रही है ममता बनर्जी की, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी ये सब कर क्यों रही हैं। आखिर पहले चरण के चुनाव के बाद क्यों इस तरह का पैंतरा बदल रही हैं ममता बनर्जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकु श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अकु श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और अकु,
क्या पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी को किसी तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि वो अचानक से विपक्ष को चिट्ठी लिख बैठी हैं और साथ आने की अपील कर रही हैं? बीजेपी को कहीं ना कहीं, गैर बीजेपी जो लीडर्स हैं उनको निशाने पर लेने की बात, सब कुछ एक साथ चिट्ठी में कह रही हैं, सबको साथ आने की अपील कर रही हैं। आपने पहले सेंटेंस से ही जो शुरुआत की है वही बहुत महत्वपूर्ण है। 84% वोट पड़ा है पहले चरण में और ये हाल के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है, जहां पर खासतौर से बड़े राज्यों में इतना परसेंटेज पे वोट नहीं पड़ता रहा है। तो इस लिहाज से ममता घबरा गई और ममता के घबराने के पीछे, क्योंकि 84% वोट का मतलब एक सामान्य तौर पे जो माना जाता है वो ये होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट होता है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ की रशाकशी में इतना ज्यादा वोट पड़ा है। लेकिन ये तय है कि ममता बनर्जी इस वोट परसेंटेज से पहले दौर पे बाद और फिर अमित शाह का जो बयान आया कि 30 में से 26 सीटें हम जीत रहे हैं, उसके बाद वो बहुत घबरा गई और उसी वजह से तत्काल ये निर्णय हुआ, जहां पहले 2 दिन सिर्फ नंदीग्राम में उनको रहना था, 5 दिन वो समय लगा रही हैं और वो सभाओं में ये बताने की जरूरत उनको पड़ गई कि मेरा गोत्र क्या है। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब वैसे तो मेरा गोत्र जो है माँ माटी और ममता होता रहा है, लेकिन अब मैंने उनको बता दिया पंडित जी को कि मैं शांडिल्य हूँ और शांडिल्य कहते ही पूरा बवाल सामने हो गया है। वो ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं जो जिन्होंने मंदिर के लिए मंदिर प्रेमियों पर लाठी चलवाई थी, दुर्गा जी की पूजा के समय जो दशहरे के समय पर जो दुर्गा पूजा होती है उसमें उन्होंने अनुमति नहीं दी थी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस शांडिल्य नाम के गोत्र के खिलाफ जाती है, यानी कि हिंदू होने के खिलाफ में जाती है। तो वो उनको बताने की जरूरत पड़ी। तो जैसा कि आप बता चुके हैं कि वहां पर हिंदू बहुसंख्यक है नंदीग्राम में, और मुझे ऐसा लगता है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ना उन्होंने जोश में आके तो कह दिया कि ममता हमेशा जोश में रहती है और यही उनकी राजनीति की खासियत भी रही है। 45 साल से वो यही करती रही है। लेकिन इस बार लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में, और जहां उनके पिताजी सांसद हैं, भाई सांसद हैं, ऐसे गढ़ में जहां पर उनका वोट जो अगर भवानीपुर से लड़ती, जो पिछली बार जैसे था 65,000 वोट पाए थे और वो जीत गई थी वहां पर अच्छे खासे 20,000 वोट थे। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी पिछली बार 1,30,000 वोट पाए थे और तब वो 85,000 वोटों से जीते थे। तो आप समझ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी का कितना बड़ा गढ़ है और यही एक वजह यार ये चुनौती स्वीकार करना, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इसको भांप रही हैं कि उन्होंने जोश में तो इसे कह दिया, लेकिन अब यही वजह है कि वो हर दिन कुछ नई बात कह रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इस चिट्ठी का अगर हम जिक्र करें तो विपक्ष से एकजुटता की बात कह रही हैं, लेकिन लेफ्ट से तो एक तनातनी, एक तनाव है ममता बनर्जी का। इस बार के चुनाव तक में उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया उसमें भी उन्होंने वोटर्स से कहा कि वो जो लेफ्ट के वोटर्स हैं वो टीएमसी के हक में आए, इस तरह की अपील करती नजर आई। तो ऐसी विपक्ष की चिट्ठी में क्या लेफ्ट को किनारे रखेंगी? ये लेफ्ट विपक्ष में नहीं आएगा? लेफ्ट को किनारे उन्होंने नहीं रखा, लेफ्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लेफ्ट के नेताओं का उल्लेख किया उन्होंने, और इसका मतलब ये है कि वो उनकी अनुनय विनय है कि भाई हमारे साथ आ जाओ, किसी भी तरीके से आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ जाओ। तो ये जो दौर है उनका, वो निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं डेस्परेशन दिखाता है, निराशा दिखाता है, और उस कोशिश में सब कुछ करने को तैयार है। अगर आज मौका लगे ममता बनर्जी को, तो वो राहुल गांधी से बात करके, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है चिट्ठी वो, तो इसका मतलब वो कांग्रेस को भी एक पत्र, मतलब एक ऑफर है, उनसे निवेदन है, अनुनय विनय है, लेफ्ट को भी अनुनय विनय है। और ये अजीब सी दुर्भाग्य स्थिति ऐसी है कि इन 2 चरणों के चुनाव तक कोई बड़ा नेता जो गैर भाजपाई है वो उनके समर्थन में नहीं आया है। तो ये भी एक बड़ा संकेत है। और अब आने वाले जो 6 चरणों के चुनाव हैं, क्योंकि 2 अप्रैल अंत तक चुनाव होने हैं, तो वो ये बुला रही है लोगों को, आइए हमारे साथ जुड़िए और हम लोग एक साथ भाजपा के खिलाफ, यानी कि मान गई है वो कि अकेले उनके बूते का नहीं होगा भाजपा से लड़ना, उसके बस का नहीं होगा। इसलिए वो अपने विरोधियों को भी,
जो अभी पश्चिम बंगाल में भी है या देश की राजनीति में भी है, उन्होंने उन पर दाना डालना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा रोचक सा मामला है। ये कैसे स्वीकार होगा ये देखना होगा, लेकिन विपक्ष के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए क्या वो स्वीकार कर पाएगा ममता की पेशकश, और कुछ ऐसी पहल हो सकती है। देश की राजनीति में ये एक नया परिवर्तन होने की आहट है। सफल होंगी ममता, नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरविंद केजरीवाल पहले ही उनकी तारीफ कर चुके हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, वामपंथियों का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के गढ़ को ममता ने ही खाया है, और ये वो बहुत अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नई दोस्ती है और नया रिश्ता बनाने की कोशिश, वो भी पहले चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण की वोटिंग के बाद, ये शायद परिपक्व नेताओं को भी समझ से परे लग रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुश श्रीवास्तव साहब इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं हमारी दूसरी कवर स्टोरी की ओर और बात कोरोना विस्फोट की, जो कि अब विकराल होता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 354 लोगों की जान जा चुकी है और 53,000, जी हां सही सुना आपने, 53,000 से ज्यादा नए मामले रजिस्टर किए गए हैं। और इसके साथ ही एक्टिव केसेस के आंकड़ों पर डालें नजर तो 5,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। सरकार तक ने कहा है कि हालात काफी गंभीर हैं और हमें अब सतर्क रहने की जरूरत है। वैक्सीनेशन में भले ही तेजी आ रही हो, लेकिन कोरोना भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकार ने भी बढ़ते कोरोना से सतर्क होने को कहा है। Our program with Covishield implementation, Covishield vaccination in the country will go on with full vigor, but at the same time we are mindful of the fact to address this concern as an ongoing activity based on the data available to us, as well as we are watching the information being made available from other sources. हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में नए मामलों में तेजी आई है। साथ ही कुछ राज्यों में पॉजिटिविटी रेट भारत के औसत से भी ज्यादा है। भारत का औसत पॉजिटिविटी रेट 5.65% है, जबकि महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 23.44% के पार पहुंच गया है। पंजाब की बात करें तो यहां पर 8.82% हो गया है। छत्तीसगढ़ में 8.24% और मध्य प्रदेश में 7.82% की दर से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। यह मामले इतने ज्यादा बढ़ गए कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना कंट्रोल में नहीं आया तो कड़े फैसले लेने होंगे। अगर आंकड़े बढ़ते गए और खास तौर पर हमें ऐसा महसूस होने लगा है तो फिर उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते कोरोना से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन करें, वरना हालात और बेकाबू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरह से राजेश टोपे कह रहे थे कि कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्यों सबसे ज्यादा इसका कहर हो रहा है और किस तरह की स्थितियां इस वक्त है महाराष्ट्र में। तो मुंबई में रोजाना आ रहे हैं 5 से 6 हजार पॉजिटिव केस। जी हां, लगातार किसी भी दिन कमी नहीं नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बीएमसी ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। मृत्यु दर महाराष्ट्र में देश के औसत से भी ज्यादा है और यह चिंता का सबब है महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए। देश में मृत्यु दर 1.34% है, तो महाराष्ट्र में यह 1.95% है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े कह रहे हैं 60 साल से ज्यादा लोगों पर ज्यादा कह रहे हैं। 40 से 60 साल की उम्र के लोग दूसरे नंबर पर हैं, यानी जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 40 से 60 और 60 से ऊपर के ज्यादा लोग, उन पर कोरोना का कहर ज्यादा है। और हमारे साथ इस विषय पर खास चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं आईसीएमआर के पूर्व निदेशक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रमन।
सवाल सबसे पहले यही कि जो उपाय किए जा रहे हैं, जो रोड मैप बनाया जा रहा है, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो काफी हैं, या जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र के साफ तौर पर कहा कि कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। अभी एक समय है कि जब यानी सरकार तो कड़क या जो भी उनके कदम उठाना है वो तो उठा चुकी है, लेकिन लोगों ने बदलना है, लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, लोगों ने जो भी एलिजिबल है उन्होंने जाके वैक्सीन लेना है, यही उसका सही जवाब होगा। आप अगर ऐसे समझे कि हम लोगों ने ये समझो नहीं किया, तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए इससे आपके फैमिली में ये बीमारी आ सकती है, बड़े बुजुर्ग ये बीमारी का शिकार होने के लिए आपके लापरवाह अगर आपका बिहेवियर रहा तो उसकी वजह से घर पूरा खतरे में आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये तो सिर्फ हेल्थ आउटकम पे ही असर नहीं है, ये अगर कोई बीमार गिरा तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा, जब कोई बीमार गिरता है तो वो अपना जो भी रोजी रोटी के लिए पैसे कमाने निकलता है उसका वो चले जाएगा और उसकी वजह से जो फर्क पड़ेगा। तो ये रोकना अगर है तो सबसे आसान ढंग यही है कि जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल है उन्होंने वैक्सीन लो, लेकिन वैक्सीन लो या मत लो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। सरकार अपने ढंग से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने लॉकडाउन लगाना ये टाइम तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा क्योंकि उसका इंडस्ट्री पे बहुत असर होगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार लॉकडाउन करेगी, लेकिन कैलिब्रेटेड लॉकडाउन यानी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना के वो लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश करने का काम शायद सरकार उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखेगी, लेकिन लोगों ने उससे भी बचने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है उनका पालन करना हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि ये हमारे हाथ में, हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हम इस जंग को किस तरह से जीत सकते हैं, क्योंकि हमने पहले दिखाया हुआ है कि किस तरह से अनुशासित रहते हुए हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। एक सवाल जो लगातार बना हुआ है कि जो भी उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे खासतौर पर अब जो कहा जा रहा है थिएटर्स और मॉल्स और रेस्टोरेंट, इन पर पाबंदी लगाई जाए, इन्हें बंद करने की तैयारी है, क्या इतना काफी होगा या इसका दायरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक भी बढ़ाना होगा? मुझे नहीं लगता। देखिए, जो भी आप चीज जो भी करने जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा इसका फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट होगा वो कितना बुरा होगा। हेल्थ का इम्पैक्ट तो अभी भी हम खड़े हैं हेल्थ के लिए, सर्विसेज देने के लिए, वो तो ज़रूरी है, वो तो स्टेप्स पूरे ले चुके हैं। अब उसके साथ में इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो इसका ये बहुत हानिकारक होगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जितना हो सके वो इंडस्ट्री चालू रहना चाहिए, उसलिए वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी इतना जो लगाम लगाना करके बोल रहे हैं वो नहीं लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर लगता है तो उनको स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ के लिए यानी ट्रक्स आना जाना है उसके लिए रोकने में रोकेगी नहीं सरकार, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर साहब इस अहम विश्लेषण के लिए, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया कि किस तरह से हमें खुद अनुशासित रहकर, खुद डिसिप्लिन रहकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इधर बढ़ते हुए कोरोना के बीच 1 अप्रैल यानी कल से वैक्सीनेशन अभियान तेज होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल यानी कल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए क्या है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और कैसा होगा वैक्सीनेशन, पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। वैक्सीनेशन में भले ही तेजी आ रही हो, लेकिन कोरोना भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकार ने भी बढ़ते कोरोना से सतर्क होने को कहा है। Our program with Covishield implementation, Covishield vaccination in the country will go on with full vigor, but at the same time we are mindful of the fact to address this concern as an ongoing activity based on the data available to us, as well as we are watching the information being made available from other sources. और चले अब बारी है हमारे दर्शकों की, यानी दर्शक 360 की। हमने आपसे वादा किया था कि आप खुद हमारे इस शो का हिस्सा होंगे, और इसलिए हम आपसे रोज एक सवाल पूछते हैं, और आज का सवाल था कोरोना पर
काबू पाने के लिए क्या करना होगा? और बहुत ही दिलचस्प जवाब आया। मनीषा दागा ने लिखा है कि दवाई भी कड़ाई भी, और इसके साथ ही अभिषेक गुप्ता ने लिखा है मास्क, हैंड वॉश और वैक्सीन अपनाएंगे तो ही बच पाएंगे। तो मनीषा और अभिषेक का बहुत ही बेहतर जवाब, जो बेसिक्स एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, और उसी तरह के जवाब दर्शकों से आ रहे हैं कि भाई इन्हीं को अपनाना होगा। बहुत बहुत बधाई मनीषा दागा और अभिषेक गुप्ता, आप दोनों को इंडिया 360 में दर्शक 360 के जरिए शामिल होने के लिए। और कल यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, और यही है हमारी आज की तीसरी कवर स्टोरी। कल से कई अहम बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, जिनका आपकी हमारी जिंदगी पर असर पड़ेगा। क्या हैं वो अहम बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत। हमेशा की तरह नए वित्त वर्ष में आम लोगों के लिए कई बदलाव हो रहे हैं। इसमें टैक्स से लेकर प्रोविडेंट फंड तक कई बदलाव शामिल हैं। 1 अप्रैल से जो बदलाव होने जा रहे हैं, उनमें से कुछ अहम बदलाव आपको बताते हैं। कल से प्रधानमंत्री आवास योजना में मिडिल इनकम ग्रुप को मिलने वाली सब्सिडी बंद होगी। 6 लाख से 18 लाख इनकम वाले MIG कैटेगरी में आते हैं। नए वित्त वर्ष से आपके पीएफ पर सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर एम्प्लॉयर की तरफ से योगदान नहीं तो टैक्स फ्री सीमा 5 लाख होगी। कल से कारों में ड्यूअल एयरबैग जरूरी होंगे। इससे कार की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। 10 सरकारी बैंकों के विलय से IFSC चेकबुक में बदलाव हुए हैं। इसके चलते OBC, UBI, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक के IFSC कोड बदल गए हैं और कल से आपको नए IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। नए वित्त वर्ष में आपको प्री फिल्ड ITR फॉर्म मिलेंगे। इसके अलावा ITR फाइल नहीं करने पर आपको दुगना TDS देना होगा। नया वित्त वर्ष नए बदलाव लेकर आ रहा है और इन बदलावों के मुताबिक ही अब आपको अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और अहम खबर आपको बता दें कि पैन से आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। एक राहत की खबर कंज्यूमर्स के लिए, आज से पैन से आधार लिंक करने की जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है। 30 जून तक ये डेडलाइन बढ़ाई गई है, जिसकी मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन इसे अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आपने अब तक का अपना पैन जो है वो आधार से लिंक नहीं किया है तो फिलहाल किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। पैन से आधार लिंक करने की जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ा दी गई है। अब जो नई तारीख है, नई मियाद जो है, जो सीमा है, वो है 30 जून। यानी 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने की अब नई मियाद लोगों को मिल गई है। आपको बता दें कि पहले ये मियाद आज ही खत्म हो रही थी। और जो तमाम बदलाव हमारे साथ हो रहे हैं और जो कल से नजर आएंगे, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सवाल यही है सबसे पहले कि अब ये जो मियाद बढ़ गई है, कितनी बड़ी राहत, और जाहिर सी बात है कि अब ये मियाद तो नहीं बढ़ने वाली, तो ये मौका है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस होगी। कुछ आंकड़े, कुछ फिगर्स हैं कि क्या अभी भी बहुत सारे लोग छूट गए थे? नहीं, तो खैर साइट तो क्रैश हो गई थी इनकम टैक्स की। ये तो मैंने खुद भी ट्राई करके देखा था अभी शाम को, तो साइट क्रैश थी। मुझे करना कुछ नहीं था, मुझे तो सिर्फ देखना था कि जो साइट क्रैशिंग की रिपोर्ट्स हैं वो ट्रू हैं कि नहीं। तो क्लियरली साइट तो क्रैश हो गई थी, और जो साधन है SMS के जरिए या NSDL के जरिए वो भी बहुत ठीक से नहीं चल रहे थे। तो इसको शायद मियाद बढ़ाना ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये कई बार ये मियाद जो है बढ़ चुकी है, पास्ट में कई कारणोंवश बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी इसमें आ चुका है। तो अब लोगों को इसमें बिल्कुल 30 जून तक नहीं रुकना चाहिए। जिन्होंने नहीं लिंक किया है उन्हें लिंक कर देना चाहिए। लेट देम नॉट वेट, एंड जितना जल्दी हो सके ये उनको कर लेना चाहिए। राहत बिल्कुल है, क्योंकि आंकड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बाकी हैं लिंकेज, ऐसा एनेक्डोटल एविडेंस है।
बिल्कुल। हर्ष, एक चीज और खास तौर पे पीएफ को लेकर है, और उसमें जो भी नए नियम बनाए गए हैं उसे बड़े आसान भाषा में दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। तो क्या ये नियम होंगे, किस तरह से बदलाव होने वाला है कल से पीएफ को लेकर? तो आप शायद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इस बजट में ये प्रस्ताव रखा गया था कि अगर अपना खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का जो अपना कंट्रीब्यूशन वो करता है, वो अगर सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 2.5 लाख से जितना ज़्यादा है उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो ब्याज टैक्स फ्री नहीं होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये प्रोविजन बजट में था। अब जब पास हुआ है फाइनेंस एक्ट, तो उन्होंने एक सहूलियत उसमें दी है जो ज़्यादा करके सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही हेल्प करेगा, और वो ये है कि जहां एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट्स के केस में एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट है वो एनपीएस में डालता है पैसा, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जीपीएफ में नहीं डाल रहा है। तो जहां एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां वो लिमिट 2.5 लाख नहीं है, 5 लाख है। 5 लाख के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स और बहुत ही गिने चुने दूसरे लोग होंगे, उनके लिए 5 लाख से ऊपर जो भी उनका खुद का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो ब्याज आएगा वही टैक्सेबल होगा। बिल्कुल। और अगर हम आईटीआर की बात करें हर्ष जी, तो दो चीजें हैं, और एक तरह से जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ सख्ती बढ़ाई गई, तो उससे जुड़ा सवाल यही है कि क्या ये थोड़ा सा डिस्करेज नहीं करेगा या लोगों को थोड़ा सा हिचकाएगा? और दूसरी ओर अगर हम बात करें, एक नरमी के संकेत जो साफ तौर पर दिए गए हैं कि प्री फील्ड की बात की जा रही है कि पहले से ही आपके आईटीआर में प्री फील्ड कुछ फील्ड्स होंगे, तो एक तरह का बैलेंस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सख्ती किस तरह से देखते हैं कंज्यूमर या आईटीआर फाइलिंग को लेकर, जिस तरह से उत्साह बढ़ाने की बात थी या एनकरेज करने की बात थी, क्या यहां पर थोड़ा सा सेटबैक? जी, प्री फील्ड को मैं नरमी नहीं कहूंगा, बिकॉज प्री फील्ड एक फैसिलिटी है जो तकलीफ भी दे सकती है, स्पेशली अगर आप कैपिटल गेन्स जैसी बातें करें तो डिपार्टमेंट के पास कॉस्ट का फिगर कहाँ से आएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, और वो अगर गलत होगा फिगर और फिर आप नेचुरली उसको रिटर्न में चेंज करेंगे, वो अलाउड है आपको चेंज करना, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट का जो डेटाबेस है उससे आपकी फिगर मैच नहीं करेगी और उस वजह से आपके पास क्वेरीज आएंगी। तो ये मिक्स्ड ब्लेसिंग है, मैं इसे नरमी बिल्कुल नहीं कहूँगा। कन्वीनियंस जरूर है थोड़ा बहुत, और मतलब इससे एक चीज हो जाती कि आपका चांस कि आप उसको एक्सीडेंटली कंसिडर ना करें, ऐसा चांस थोड़ा कम हो जाता है। बाकी जैसा आपने कहा, अब अगर आपका रिटर्न फाइल करना बनता है और आपने नहीं फाइल किया है तो टीडीएस की रेट दुगनी होगी। आपका पैन, अब तो ये लिंक इन्होंने बढ़ा दी, बट जैसे अब रिटर्न्स फाइल करने की मियाद, इवन बिलेटेड रिटर्न्स फाइल करने की मियाद सिर्फ 31 दिसंबर तक है। इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, अब उसका रिटर्न्स आप सिर्फ 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे, न कि 31 मार्च तक। तो ये मतलब, और कई मतलब इसमें अब इंफॉर्मेशन तो फॉर्म्स आए नहीं है, बट अगर हम पिछले साल का पैटर्न देखें तो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। ये थोड़े हद तक अच्छी बात है, लेकिन इससे जो भरने का रिटर्न्स भरने का जो एंटायर प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, और लोगों ने जो खुद भरने के लिए चाहते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एटलीस्ट नॉर्मल पर्सन शुड उसको बिना प्रोफेशनल हेल्प लिए वो भर पाना चाहिए। ये ऐसी व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं
जाहिर तौर पर करनी चाहिए कि आसानी बनानी चाहिए, पेचीदगियों को कम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हर्ष जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि किस तरह के बदलाव हैं और किस तरह से उन्हें टैकल करना है। और अब आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो बड़ी खबरें क्या क्या हैं? इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट ने सभी को बरी किया। कहा इशरत जहां के आतंकी न होने का सबूत नहीं। और दूसरी ओर विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.5 से 12.5% तक हो सकती है, अनुमान जताया है। और अहम खबर एक और, उत्तरी दिल्ली में नॉनवेज के शौकीनों को अब रेस्टोरेंट दुकानों पर पहले ही पता चल जाएगा कि वहां हलाल मीट बेचा जा रहा है या झटका मीट। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। अहम खबर, टाटा मिस्त्री विवाद पर साइरस मिस्त्री का बयान सामने आया। मिस्त्री ने कहा है कि फैसला भले ही उनके खिलाफ हो, उनका दिल साफ था। ये बात वो कह रहे हैं, इरादे गलत नहीं थे। बढ़ते हैं आगे, आज के कारोबारी सत्र की बात करते हैं। बाजार में आज मुनाफा वसूली हावी रही। नतीजतन सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 627 अंक यानी 1.25% की गिरावट के साथ 49,509 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 154 अंक टूटकर 14,691 के स्तर पर बंद हुआ। और बाजार में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं कैसा रहा आज मार्केट? दीपक, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सेशन रहा। कल की तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी जो है 14,700 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 50,000 के नीचे क्लोज हुआ। और देखिए, इंडेक्स को ड्रैग किया जो हैवी वेट्स है, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हल्का सहारा देखने को मिला मेटल स्टॉक्स की तरफ से। टाटा स्टील को देखिए लगातार कंटिन्यूस अपमूव स्टॉक में देखा जा रहा है। ग्रासिम, यूपीएल, बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स में हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है ना, आज बाजार में भरपूर देखने को मिला। और खास तौर पर अगर आप देखें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स, क्योंकि जी बिजनेस से आपको खबर देकर ये भी बताया था कि महाराष्ट्र में जो स्टैंप ड्यूटी वेवर की बातें हो रही हैं, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, जिसके चलते आप देखिए ओबेरॉय रियल्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और साथ ही साथ महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। और इसका सीधा असर जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। मैग्मा फिनकॉर्प, कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग, इन स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। काफी दिनों के बाद सरकारी बैंक्स में एक मोमेंटम दोबारा लौटते हुए नजर आया। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और पीएसयू दिग्गज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर खरीदारी देखने को मिली। और थोड़ा सा सहारा जो है बैंक निफ्टी को आज सरकारी बैंकों ने दिया। लेकिन एक खास सेक्टर ऐसा भी है जिसने काफी दिनों से पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अब यहां पर जो मोमेंटम है तेज होते हुए नजर आ रहा है। एफएमसीजी स्टॉक्स पर बिल्कुल फोकस बनाए रखना है। आईटीसी, मेरिको, जिलेट, एचयूएल, पीएनजी, हाइजीन जैसे स्टॉक्स में आप देखिए हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिली। और एनबीएफसी सेक्टर ऐसा है जो लगातार 2 दिन से बाजार को निराश कर रहा है। कल हमने आपको बताया था मनप्पुरम फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंस के बारे में, लगातार 2 दिन से गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस, इंडेक्स, हेवीवेट, एचडीएफसी लिमिटेड में गिरावट देखने को मिली। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने आपको बताया, यहां पर गिरावट का रुझान देखने को मिला। यानी अगर आप देखें तो सत्र काफी इंटरेस्टिंग था। अब देखना ही होगा कि अमेरिकन मार्केट से कैसे क्यूज मिलते हैं और कल ओपनिंग कैसी होती है, इस पर फोकस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष आपका बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं यूएस के बाजारों की। अमेरिकी बाजारों का क्या हाल है, चलिए वो देख लेते हैं फटाफट। तो अगर हम देखें तो साफ तौर पर डाउ जोन्स फ्लैट नजर आ रहा है। वहीं नेस्डेक की बात करें तो लगभग 2% ऊपर इस वक्त नेस्डेक। तो अमेरिकी बाजारों का हाल इस वक्त आप देख सकते हैं, फ्लैट नजर आ रहा है डाउ जोन्स और नेस्डेक में लगभग 2% का उछाल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, यूएस मार्केट में की जो आज की चाल नजर आ रही है, इसका हमारे बाजारों पर कल क्या असर दिख सकता है? अगर कल सेक्टर स्पेसिफिक कोई एक्शन आपको दिख रहा हो तो उसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल दीपक, देखिए जहां तक आज के यूएस के मार्केट का सवाल है, तो आज तो यूएस में एक बड़ा इवेंट है इन द सेंस कि जो बाइडेन आज एक अपना जो स्टिमुलस का प्लान जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनाउंस करने वाले हैं वो करने जा रहे हैं, तो उसका बाजार को एक बेसब्री से इंतजार रहेगा।
बाकी बॉन्ड यील्ड्स भी अराउंड 1.75% है। फिर आपके उनका जो बाइडेन का एक टैक्स को लेके भी जो टैक्स हाइक करने की बातें हैं उस पर भी अनाउंसमेंट आ सकता है। तो विल नीड टू रिएक्ट टू हाउ द यूएस मार्केट्स क्लोज टुडे। तो अभी पूरी रात बाकी है, मुझे लगता है यूएस मार्केट्स में जिस तरीके की चाल रहेगी उसके ऊपर हमारा कल का बाजार होगा। बट आज एक फाइनेंशियल ईयर एंड था तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए, लोगों को एडजस्टमेंट्स रहते हैं, जो मार्जिन फंडेड पोजीशन होती है वो लिक्विडेट करनी रहती है, तो वो भी एक कारण है बाजार में आज गिरावट का। और बाकी कोरोना के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं वो भी एक चिंता का कारण था। तो आई वुड से कि कल का बाजार आज के यूएस बाजार पे डिपेंडेंट रहेगा। बट मुझे लगता है वी कुड सी अ स्मॉल रिकवरी टुमारो बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विकास जी हमसे जुड़ने के लिए और खास विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात सोने चांदी की। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। हाजिर भाव में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 250 रुपए तक गिरी है। इसके साथ ही सोना 43,370 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें भी गिरावट का सिलसिला जारी है। हाजिर भाव में आज चांदी 63,200 के स्तर पर पहुंचा है। और एमसीएक्स पर देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की आखिर क्या चाल है। तो एमसीएक्स गोल्ड पर 44,100 और एमसीएक्स सिल्वर की अगर हम बात करें 63,338 का लेवल इस वक्त नजर आ रहा है। तो सोने चांदी की कीमतों पर खास नजर हमारी। और अब बात करते हैं कि कच्चे तेल की चाल आखिर इस वक्त क्या है। तो आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड में गिरावट। इसके अलावा एमसीएक्स क्रूड की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। और चलिए अब कुछ और कारोबारी गतिविधियों पर नजर डाल लेते हैं। तो लाखों ग्राहकों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑटो पेमेंट की सुविधा कल से बंद नहीं होगी। आरबीआई ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियमों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बड़ी संख्या में लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए आरबीआई ने यह राहत दी है। वहीं 1 अप्रैल से हमारी आपकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा क्योंकि सरकार ने नए लेबर कोड को टाल दिया है। अब नया लेबर कोड 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा। इस कोड के लागू होने पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50% हो जाती है। ऐसे में उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता और टेक होम सैलरी कम हो जाती। इधर पीएलआई यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब इसका फायदा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी मिलेगा। कैबिनेट ने आज इस सेक्टर के लिए 11,000 करोड़ रुपए के पीएलआई का ऐलान कर दिया। इस रकम का भुगतान 6 साल में किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम से सालाना 30 से 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और अब अंतरराष्ट्रीय खबरों पर, इसके साथ ही कुछ और दिलचस्प खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले अगर दुनिया जहान के हाल को देखें तो पाकिस्तान ने भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इमरान खान की सरकार ने आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी ने भारत के साथ ट्रेड बहाली को मंजूरी दी है। इसके बाद अब पाकिस्तान इस साल जून से भारत से कपास का इंपोर्ट करेगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भारत से शुगर इंपोर्ट को भी जल्द मंजूरी दे सकता है। बता दें कि भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। और चलिए अब खेल की दुनिया में क्या कुछ है एक्शन, ये बताते हैं आपको। तो 23 साल के ऋषभ पंत आईपीएल के 14वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते दिखेंगे। वो आईपीएल में कप्तानी करने वाले 5वें युवा प्लेयर हैं। इससे पहले विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ने 22 साल और श्रेयस अय्यर और सुरेश रैना ने 23 साल की उम्र में अपनी अपनी टीम की कप्तानी की है। इधर मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उनके भाई कृणाल पांड्या और बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए हैं। ये चारों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे। रविवार को पुणे में खेले गए अंतिम वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर 2-1 से जीत दर्ज की। आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होना है। ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा।
इधर सेलेब्स के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कई फिल्मों की शूटिंग भी थम रही है। अब तक भूल भुलैया 2, अमरीकी पंडित, जानवर समेत कई फिल्मों की शूट कैंसिल हुई और अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मिशन मजनू की शूटिंग लखनऊ में जो चल रही थी उसे बीच में ही छोड़ दी है। वो लगातार कई हफ्तों से लखनऊ और आसपास के इलाकों में फिल्म का शूट कर रहे थे और अब सेट पर जो जानकारियां सामने आ रही है सेट से, उसके मुताबिक उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, कोविड टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बावजूद सिद्धार्थ ने फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़ दी, जबकि 10 दिन की शूटिंग बाकी थी। इधर एसएस राजमौली की फिल्म RRR के लिए अजय देवगन का फर्स्ट लुक उनके जन्मदिन यानी 2 अप्रैल पर रिलीज किया जाएगा। खुद अजय ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है कि RRR मूवी का हिस्सा बनकर वो काफी एक्साइटिंग फील कर रहे हैं। वो ये दिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते कि राजमौली ने आखिर उनके किरदार को किस तरह का डिजाइन किया है। आपको बता दें कि ये अजय देवगन की पहली तेलुगु फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर रूही अफजा के बाद जानवी कपूर जल्द ही हेलन फिल्म में नजर आने वाली हैं। हेलन नेशनल अवार्ड विनिंग मलयालम फिल्म है जिसमें एक नर्स की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में जानवी एक मिडिल क्लास वर्किंग गर्ल के किरदार में नजर आएंगी जो गलती से एक सुपरमार्केट के फ्रीजर में बंद हो जाती है। फिल्म को जानवी के पिता बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बोनी ने जानवी को सलाह दी है कि वो फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करें। इधर मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में लगे डांस दीवाने 3 के सेट पर करीब 18 क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस शो में माधुरी दीक्षित, तुषार कालिया और धर्मेश जज के तौर पर नजर आते हैं। राघव जुयाल होस्ट की भूमिका में है। आपको बता दें कि शो हर बार जब शूट होता है उसके पहले कास्ट और क्रू का कोरोना टेस्ट होता है और इसमें 18 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अगला शूट 5 अप्रैल को है और इसलिए अभी इसके शूट में समय है। और एक अहम खबर इस बीच आपको बता दें महाराष्ट्र के लिहाज से। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना का जमकर कहर इस वक्त नजर आ रहा है। 24 घंटे के आंकड़ों की हम बात करें तो इन सब के बीच कोरोना विस्फोट और अब महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्ट की जो दाम है वो तय किया गया है 500। जी हां, RT-PCR अब 500 रुपए में टेस्ट किया जाएगा महाराष्ट्र में। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्ट के लिए 500 देने होंगे। और इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में 39,544 नए केस आए हैं। 227 लोगों की कोरोना से जान गई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कोरोना के प्रतिदिन 5 से 6,000 केस सामने आ रहे हैं और अब RT-PCR टेस्ट 500 रुपए में महाराष्ट्र में होगा।